नमस्कार, माई सेल्फ अविनाश कुमार। आज का विषय है अरब इन्वेजन। अरबों की सिंध विजय या अरब का भारतीय उपमहाद्वीप पे आक्रमण या भारत पर मुस्लिम आक्रमण, कई तरीके से ये पूछ सकता है आपको। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि अरबों के आक्रमण का उद्देश्य क्या था, क्या कारण थे। तो हम देखते हैं कि 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम का जो आक्रमण होता है, उसके पहले मुसलमान यानी अरबी प्रथम आक्रमणकारी भारत में आक्रमण का प्रथम बार जो प्रमाण मिलता है इनका, वो 636 से 637 के आसपास मिलता है। यह आक्रमण जो है खलीफा उमर के समय में बम्बई के निकट थाने पर हुआ, परंतु यह आक्रमण असफल रहा, सफल नहीं होता है। ठीक है, तो प्रथम सफल आक्रमण 712 में जाके मोहम्मद बिन कासिम के समय में होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के पहले फिर इस उबैदुल्ला के नेतृत्व में एक अभियान 711 ईस्वी में भेजा जाता है, लेकिन फिर दूसरा अभियान जो है बुदैल ने किया, किंतु वह भी असफल रहता है। फिर लास्ट में इराक के जो हाकिम अल हजाज ने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों को सिंध विजय आक्रमण करने के लिए भेजता है। ठीक है, तो ये तीसरा बार भेजता है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं कि इनके कारण क्या थे। क्या कारण थे कि जो है, तो जब 636-37 में आक्रमण करे तो उस समय उद्देश्य इनका लूट मार करना था। बाद के दिनों में क्या होता है, राज्य विस्तार, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना, अरबों द्वारा फारस पर विजय एवं इस्लाम धर्म की स्थापना के बाद हुआ। विशेषकर इसमें गति खलीफा के शासनकाल में। जब देखिए मुस्लिम धर्म की स्थापना हो जाती है तो उसके बाद ये लोग मुस्लिम धर्म का बहुत तेज़ी से प्रचार प्रसार करते हैं, और उसका भी एक कारण बनता है कि भाई अब प्रचार प्रसार करना भी उद्देश्य था, लेकिन यहाँ पे आक्रमण करने का अनुद्देश्य भी था। जो अनुद्देश्य था, भारत का उत्तर पश्चिम का जो क्षेत्र था वो काफ़ी समृद्ध था। जैसे मुल्तान जो क्षेत्र था उसको स्वर्ण नगरी के रूप में जाना जाता था, और हम देखते हैं कि वो काफ़ी जो है वो समृद्ध था। राज्य जो थे काफ़ी सोना वगैरह यहाँ पे पाया जाता था। फिर तत्कालिक कारण क्या था जिसके कारण इन्होंने आक्रमण किया, तो अरबों के व्यापारिक संबंध इस क्षेत्र से हुआ करते थे पहले से ही। व्यापारिक संपर्क देखिए इस्लाम के उदय के पहले ही था। वो लोग भारत आया करते थे केरल वगैरह पे, तो उस समय एक जहाज़ जो था देवल में, उसको लूट लिया जाता है अरबों का। तो उस पर जो दाहिर है सिंध का राजा, उस पर दबाव बनाया जाता है कि आप इस पर एक्शन लीजिए, लेकिन दाहिर जो है बोला कि हम इन जनजातियों पे भाई कुछ नहीं कर सकते हैं, इन्होंने जहाज़ लूटा है तो आप समझिए हम इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेंगे। फिर हम देखते हैं कि एक अन्य कारण उत्तर पश्चिम की जो राजनीतिक स्थिति है वो काफ़ी जो है मतलब आपस में लोग लड़ते झड़ते रहते हैं, जिसके कारण ये पूरे आक्रमण का दृश्य बनता है। यहाँ पे देखिए सिंध का हमने ये इसमें डायग्राम बनाया है कि सिंध पे अरबों का किस तरह से आक्रमण होता है। सिंध का इलाका आप देखिए यहाँ पे ध्यान से मैप में, राजस्थान और गुजरात से टच है एकदम पूरा। जो आज के वर्तमान में पाकिस्तान का इलाका में हमने मैप बनाया है, पाकिस्तान के इलाका में पड़ता है, और अरब लोग उधर से आ रहे हैं आपके पश्चिम के साइड से और सिंध पे आक्रमण करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए कि बैटल ऑफ राबर नामक एक युद्ध होता है जिसमें मोहम्मद बिन कासिम राजा दाहिर को हराता है, जो कि ब्राह्मण वंशी राजा है, उसको हरा देता है सिंध में, और देवल बंदरगाह पे भी अधिकार कर लेता है। इस समय जो खलीफा है वो उमैयादी वंश के हैं। खलीफा एक सबसे बड़े मुस्लिम लीडर के हैं, नेतृत्व करता है, पैगंबर मोहम्मद के बाद उनका स्थान यहाँ पे है। तो ये लोग जो है देवल बंदरगाह में जब ये लोग आक्रमण करते हैं तो 17 वर्ष से अधिक उम्र के जितने भी व्यक्ति रहते हैं सबको जान से मार डालता है मोहम्मद बिन कासिम, क्योंकि भाई ये काफ़ी लोग गुस्से में रहते हैं। अब देखिए इसके अलावा हम देखते हैं कि यहाँ पे जो स्रोत हमको मिलता है इस आक्रमण के बारे में वो चचनामा नामक पुस्तक से मिलती है, जो कि फारसी ग्रंथ है। फिर ये आक्रमण होने के बाद इसका क्या परिणाम निकलता है, तो कई तरह के परिणाम हैं। जैसे सांस्कृतिक परिणाम के रूप में हम देखते हैं कि सम्मिश्रण, इंटरमिक्सिंग ऑफ कल्चर, है ना, ये कल्चर का जो है यहाँ पे इंटरमिक्सिंग होता है। और यहाँ पे देखिए आपकी इंटरमिक्सिंग कल्चर में जैसे अरब लोग आते हैं यहाँ पे इस क्षेत्र में, और भारतीय लोग, तो दोनों आपस में रहते हैं। चूँकि शुरू में लड़ाई होती है, लेकिन बाद के दिनों में जब वो लोग एक साथ रहने लगते हैं तो कल्चरली जो है इंट्रैक्शन होता है। वास्तुकला के क्षेत्र में यानी आर्किटेक्चर के क्षेत्र में जो भारतीय शिल्पी जो वास्तुकार थे वहाँ के क्षेत्र में, वो लोग जो है उन लोग को बगदाद ले जाया जाता है कि आप लोग चलिए बगदाद, और वहाँ पे मस्जिद बिल्डिंग्स का निर्माण वो लोग करते हैं।
तो भारतीय जो ज्ञान है वो कहाँ गया? अरब में गया। इस तरह से तो ज्ञान का प्रसार हो गया वहाँ से वास्तुकला के माध्यम से, ठीक है। धर्म के माध्यम से अगर आप देखते हैं कि हिंदू मुस्लिम दो धर्म मिले एक साथ, तो सांस्कृतिक परिणाम इसका निकला। कुछ बहुत सारे हिंदुओं को कन्वर्ट करके उसको इस्लाम धर्म जो है ज़बरदस्ती बनाया गया, तो इसके भी साक्ष्य मिलते हैं। फिर हम देखते हैं कि ज्ञान का प्रसार भारत से कहाँ हुआ? अरब में। और ये जो भी ज्ञान अरबी लोग भारत से सीखे, जैसे ज्योतिष के क्षेत्र में, संगीत में, पेंटिंग में, चिकित्सा में, अरबों ने भारतीयों से जो सीखा उस ज्ञान को अरबों ने यूरोप ले गए। अब यूरोप में ये सारा जब ज्ञान चला जाता है तो यानी कि भारत से डायरेक्ट चला गया एक तरह से अरबों के माध्यम से यूरोप, ठीक है। तो यूरोप में जो ज्ञान गया, भारतीय ज्ञान, उससे वहाँ पे मॉडर्नाइजेशन हुआ। बाद के दिनों में आप देखेंगे कि उसी मॉडर्नाइजेशन ने जो है, आधुनिकीकरण ने उनको रिनेसा यानी पुनर्जागरण, हालांकि रिनेसा पुनर्जागरण के अन्य कारण भी थे, क्योंकि वो पुनः जागना जो उनके अतीत में बहुत सारे चीज़ जो प्राचीन काल में अच्छे चीज़ थे वो भी आया और नई चीज़ें भी जुड़ी, तो इस तरह से यूरोप में पुनर्जागरण हुआ। अब देखिए यहाँ पे फिर आर्थिक प्रभाव में देखते हैं, यहाँ पे ऊंट पालन इस क्षेत्र में होने लगा, सिंध के क्षेत्र में खजूर की खेती होने लगी। दिरहम नामक सिक्का चला। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दिरहम नामक सिक्का अरबों ने कहाँ चलाया? सिंध के क्षेत्र में चलाया। तो ये बार बार क्वेश्चन पूछता है। तो सिक्का चलेगा तो क्या होगा? इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, है ना, व्यापारिक गतिविधियाँ तीव्र होगी इस क्षेत्र में। मुल्तान को जो है स्वर्ण नगरी मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, क्योंकि बहुत ज़्यादा सोना यहाँ प्राप्त हुआ, तो उससे भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ। अरब जनसंख्या में वृद्धि हुई, क्योंकि जो अरबी लोग थे उन्होंने सिंधी वीमेन से वैवाहिक संबंध स्थापित किए, तो भाई पुरुष का ही तो माना जाएगा, तो उनके जब बच्चे हुए तो उससे अरबों की संख्या बढ़ी गई। भाषा का विकास हुआ, जैसे अरबी सिंधी का कैसे विकास हुआ? देखिए, पंचतंत्र नाम की एक पंचतंत्र का अरबी में अनुवाद किया गया कलीलाबाद ला बादिना के नाम से। तो इस तरह से बहुत सारी किताबों का आप ट्रांसलेट करेंगे तो उस भाषा का भी और पहले वाली भाषा का डेवलपमेंट हुआ। सुलेमान और अल मसूदी ये अरबी विद्वान भारत आए। प्रशासनिक रूप से इस क्षेत्र को आप देखिए कि ये जो हमने छोटा सा मैप ने दिखाया, सिंध को दिखाया है, तो इस सिंध के इलाके में मोहम्मद बिन कासिम ने इसमें इक्ता व्यवस्था छोटे छोटे भागों में बांट दिया। जैसे भारत इतना बड़ा राज्य है, उसके छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट में आप बांट दिए, तो इक्ता व्यवस्था जो स्थापित कर दिया यहाँ पे ये, और इक्ता से भी छोटे छोटे बना दिया गया, जिसको जो है जो छोटे बहुत स्मॉलेस्ट प्रशासनिक यूनिट थी, जैसे गांव है या सब डिवीजन तहसील है, उसका प्रशासन हिंदू लोग ही करते थे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो क्षेत्र है इक्ता व्यवस्था, बाद के दिनों में जो इक्ता व्यवस्था है वो इल्तुतमिश ने और ज़्यादा इसको अच्छे से दिल्ली सल्तनत के काल में जो है इसको और बढ़िया से इस्टेब्लिश करता है, और इक्ता जो है दिल्ली सल्तनत में एक प्रशासनिक यूनिट के रूप में स्थापित हो जाती है। तो इक्ता व्यवस्था दिल्ली सल्तनत में बहुत अच्छे तरीके से आता है उसमें। फिर हम देखते हैं कि इसमें जो भी परिणाम निकला ये सारे परिणाम हैं, लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा कि ये परिणाम अस्थायी नहीं था। इन सारे परिणाम लिटिल चेंज, बहुत छोटे चेंज किए, चाहे इकोनॉमिक हो, कल्चर, क्योंकि एक लिमिटेड क्षेत्र में इसका असर पड़ा, बहुत छोटे से एरिया में, और बहुत ज़्यादा भारत में इसका पूरा प्रभाव नहीं पड़ता है, बहुत छोटा इसका प्रभाव रहता है। इसीलिए लेनपुल साहब कहते हैं इस प्रभाव को देखते हुए कि इसमें कहते हैं कि सिंध को अरबों ने विजय तो किया, है ना, स्टैनले लेनपुल कहते हैं, किंतु यह विजय इस इतिहास और इस्लाम धर्म की घटना मात्र रही। यह एक प्रभाव रहित विजय थी। उसके अधूरे काम को तुर्कों ने पूरा किया। जब तुर्क लोग आते हैं तब वो ज़्यादा इस्टेब्लिश होता है। फिर हम देखते हैं इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हमने कलेक्शन किया है, तो वही स्टेटमेंट फिर से हम एक घटना एक परिणाम रहित विजय कथन है ये सिंध विजय पर लेनपुल साहब का। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस में पूछा गया है। देखिए ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ देगा स्टेटमेंट किसका है, तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने क्वेश्चन पूछ चुके हैं। देश पर कोई स्थायी प्रभाव नहीं पड़ा, इस तरह से पूछा गया क्वेश्चन है ये। फिर चचनामा से बहुत क्वेश्चन आता है। चचनामा क्या है? तो ये फारसी ग्रंथ है। इससे क्या पता चलता है? तो सिंध पे विजय की जानकारी मिलती है। फिर हम देखते हैं कि महफूजा और मंसूरा 731 ईस्वी में सिंधु के तट पर पहला नगर महफूजा अरबों ने बसाया। तो अब देखिए अर्बनाइजेशन भी इस क्षेत्र में थोड़ी देर के लिए हुआ कि आप नए नगर बसा रहे हैं तो नगरीकरण हो रहा है, तो ये भी प्रभाव पड़ा। मंसूरा दूसरा नगर मंसूरा था, पहला महफूजा दूसरा। इस समय देखिए अल हजाज जो हैं वो इराक के राजा हैं। वो अल हजाज जो इराक के राजा हैं उन्हीं का भतीजा एवं दामाद
दोनों भतीजा एवं दामाद है मोहम्मद बिन कासिम, जो अब सिंध पे यहाँ पे चच नाम का चच द्वारा जो है ब्राह्मण वंशीय राजवंश की स्थापना की गई थी। और वही चच जो था उसका पुत्र का नाम है दाहिर। तो दाहिर के समय में मोहम्मद बिन कासिम आक्रमण करता है और देवल बंदरगाह पे प्रवेश करके राजधानी अलौर पर जो है कासिम का कब्जा हो जाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कासिम जो है यहाँ पे कब्जा कर लेता है। मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में सिंध को और 713 ईस्वी में मुल्तान को जीत लेता है। जनरली देखिए इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो कि कब आक्रमण हुआ है, तो कहीं पे 711 भी देता है सिंध की विजय, कहीं 712 भी देता है। लेकिन अब इसमें है कि किसी इतिहासकारों को ये मानना है कि भाई 711 है और बहुत सारे इतिहासकार 712 मानते हैं। तो ज़्यादातर जो माना जाता है वो 712 ही माना जाता है। ठीक है, तो यही है मुल्तान और सिंध यहाँ पे फिर जीत जाता है और फिर उसके बाद सिग्निफिकेंस।